हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मैं घूमने के लिए नैनीताल जाना चाहता था, लेकिन मेरे सारे दोस्त अपनी दुनिया में बिजी थे। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़की मिली जो नैनीताल जाने के लिए एक पार्टनर ढूंढ रही थी। मैंने उस लड़की के साथ जाने का फैसला किया। शुरू में हम एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन पहाड़ों की हसीन वादियों में हमारे जज्बात मचलने लगे। बर्फीली रातों में मैंने उसे खींचकर सीने से चिपका लिया। कहने लगी, आज मुझे मोहब्बत की बारिश में भिगो दो। वह मुस्कुराती हुई मेरी रज़ाई में। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र लगभग 27 साल है। अभी तक मैं अकेला हूँ, शादी नहीं हुई है। दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में गर्म मौसम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नैनीताल घूम कर आऊँ और वहाँ की बर्फीली पहाड़ियों को जाकर देखूँ। जब मैंने साथ जाने के लिए अपने दोस्तों से पूछा, तो सब ने मना कर दिया, क्योंकि सब शादीशुदा थे। बाल बच्चेदार थे, इसलिए सब बिजी थे। मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया, क्योंकि मैं अकेला था। अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए ज़िंदगी के थोड़े मज़े लेना चाहता था। और अब तक मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की भी नहीं थी, और मैं अकेला नैनीताल जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसी हसीन वादियों में अकेले जाने का मज़ा नहीं आता है। और सफ़र में भी तो कोई साथ होना चाहिए। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे ग्रुप होते हैं जो ग्रुप बनाकर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन आपस में अनजान होते हैं। तुम चाहो तो इस तरह का कोई ग्रुप ढूंढ कर उनके साथ घूमने जा सकते हो। मैं सोशल मीडिया पर इस तरह के ग्रुप ढूंढने लगा। हालांकि मैं ग्रुप में जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई अकेला पार्टनर मिल जाए जिसके साथ मैं नैनीताल घूम कर आ सकूं। और इसी तरह सोशल मीडिया पर ढूंढते ढूंढते मुझे एक लड़की मिली जो नैनीताल घूमना चाहती थी। उसे भी एक पार्टनर की ज़रूरत थी। तब मैंने उससे बात की कि चलो साथ में घूमने चलते हैं। पहले तो उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद किसी लड़की पार्टनर को ढूंढ रही थी, और मैं भी किसी अनजान लड़की के साथ घूमने नहीं जाना चाहता था। लेकिन 10 दिन बाद जब मैंने अपनी आईडी खोलकर देखी, तो मुझे उसका रिप्लाई मिला। वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसका रिप्लाई पढ़कर मुझे मन ही मन बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा यह भी एक एडवेंचर ही रहेगा, किसी लड़की के साथ जाना। लेकिन मुझे नहीं पता था यह लड़की मेरे लिए किसी मुसीबत बनकर आएगी। शायद उस पार्टनर के रूप में उसे कोई लड़की नहीं मिली थी, इसलिए वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उसके साथ जाने से पहले मैं उसकी प्रोफाइल को अच्छे से चेक करना चाहता था। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली तो उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसकी जॉब दिल्ली में थी और सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव थी। अपनी डेली लाइफ को वह मीडिया पर अपलोड किया करती थी। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को वह दुनिया में शेयर करती थी। उसकी फ़ोटोज़ पर कमेंट भी थे, जो कि लड़कों की ज़्यादा थे, जिन कमेंट्स पर वह खुश भी होती थी और उन्हें अच्छा सा रिप्लाई भी करती थी। इस सब को देखकर मैं समझ गया था कि वह दिखावे वाली लड़की है, और इसलिए वह अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो नेट पर डालती है। और मेरा मानना यह था कि जो लड़कियां नेट पर अपनी सुंदर सुंदर फ़ोटो डालती हैं, उनके अंदर एक अलग ही कॉम्प्लेक्शन होता है। उनमें कोई कमी होती है। वे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तरह तरह की तरकीब अपनाती हैं। पर मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना देना था। एक हफ्ते का ट्रिप था, मुझे सिर्फ उसे एक हफ्ते ही झेलना था। और इस तरह से मेरी उससे कई बार बात हुई। बात कुछ खास नहीं होती थी, बस घूमने को लेकर, और वहाँ पर खर्चा पानी खाना पीना कैसे करना है, उन सबको लेकर ही बात होती थी। कोई पर्सनल बात नहीं होती थी। उस लड़की का नाम स्वीटी था। हमें नाइट में ट्रैवल करना था, जिसके लिए हम लंबी ड्राइव नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने एक कार बुक कर ली थी। और उसके बाद वह दिन आया जब हमें निकलना था। कार ड्राइवर ने पहले मुझे पिक किया, उसके बाद उस लड़की के घर गए और उसे वहाँ से पिक किया, और फिर हम दोनों कार में बैठकर सफ़र पर निकल पड़े। एक अनजाना सफ़र, एक अनजानी लड़की के साथ। बड़ा ही अजीब सा एहसास हो रहा था। सोशल मीडिया पर जैसी लड़की दिखाई दे रही थी, उतनी ज़्यादा खास खूबसूरत नहीं थी, बस मासूम सी थी। उसने मुझे हाय हेलो की, और कुछ दूरी तक हम लोगों ने कोई बात नहीं की। उसके बाद वह खुद ही बोल पड़ी, क्या बात है, पूरी ट्रिप पर इसी तरह मुंह बंद करके जाओगे क्या? उसकी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है। तुम चाहो तो तुम भी सो सकती हो। और मैं कार में ही सो गया। उसके बाद हमारी कार एक ढाबे पर जाकर रुकी। हम दोनों वहाँ उतरे और हमने बैठकर वहाँ कुछ खाया। वहाँ बैठे भी हम बस चुप ही रहे। हमारे पास बातें करने लायक कुछ था भी नहीं। मुझे तो ये लड़की बड़ी ओवर स्मार्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए मुसीबत बन गई है। उसने कुछ ज़्यादा ही बचपना भरा पड़ा था। फिर मैंने सोचा, पता नहीं, शायद ये मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस करेगी भी या नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि मैं पहली बार किसी अनजान इंसान के साथ ऐसे ट्रिप पर जा रहा हूँ, नहीं तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही जाता था। इस पर उसने कहा कि सेम प्रॉब्लम मेरा भी है, लेकिन क्या इस तरह से पूरे रास्ते ऐसे ही चुप रहोगे? मैंने कहा, यह तो समय ही बताएगा। उसके बाद जैसे ही हम पहाड़ी एरिया में एंटर हुए, हमारी कुछ बातचीत शुरू हो गई। वह लड़की उन पहाड़ियों को देखकर उनकी तारीफ कर रही थी और मुझे जगह जगह दिखा रही थी। हमने कई जगह उतरकर सेल्फी भी ली। उसकी आंखों में एक अजब सी खुशी थी, जैसे उसने कई दिनों बाद ऐसे लम्हों को जिया हो। जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया पर देखा था कि वह हर लम्हे की पिक्चर नेट पर डाला करती थी, लेकिन यहाँ कुछ सेल्फी कम ही ले रही थी। तब कहने लगी, मुझे अनजानी जगह पर ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा, मुझे भी, मैं भी चाहता हूँ कि अनजानी जगह ढूंढूं। मुझे भी एडवेंचर बहुत पसंद है।
मैं जब कभी भी कहीं घूमने निकलता हूँ तो अनजानी जगह ज़रूर ढूंढता हूँ। इस पर वह हंसने लगी और कहने लगी, फिर तो हमारी खूब जमने वाली है। चलिए फिर मिलकर दोनों नैनीताल को सर्च करते हैं। उसके चेहरे की खुशी को देखकर लग रहा था कि उसे एडवेंचर बहुत पसंद है और काफ़ी नेचर लवर है। मैं भी उसकी बातों में मगन होने लगा था। मुझे वह अच्छी लगने लगी थी क्योंकि उसके विचार मेरे विचारों से मिल रहे थे। मैं भी तो ऐसा ही था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अकेलापन था और शायद लग रहा था उसने भी अकेलापन झेला है जो वह यहाँ इस तरह से एंजॉय कर रही है। नैनीताल पहुँचने तक हम काफ़ी थक गए थे। अब तक हमारी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। पैसे कम खर्च हो इसलिए उसके कहने पर हमने एक ही कमरा बुक कराया था। स्वीटी कहने लगी, पहले तो मैं घबरा रही थी कि एक कमरा बुक करवाएं या नहीं, लेकिन आपका नेचर देखकर लगता है कि आप एक अच्छे और शरीफ इंसान हैं। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, घबराओ मत, मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करने वाला हूँ। इस पर मेरे वो करीब आई और कहने लगी, मैं भी ऐसी वैसी हरकत करने दूंगी भी नहीं। अगले दिन सुबह नैनीताल देखने के लिए हम निकल पड़े। अनदेखी रास्तों पर हम निकल पड़े थे। अजीब अजीब चीज़ देखकर हैरान हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम पर कैसी मुसीबत आने वाली है। नई जगह ढूंढने के जोश में और ऊपर से एक लड़की का साथ होने के जोश में मैं अपना आगा पीछा सब भूल गया था और न जाने कब चलते चलते हम एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुंच गए। बहुत ही डरावनी और अजीब थी। हम दोनों को मोबाइल का नेटवर्क भी ऑफ हो चुका था। मैंने स्वीटी से कहा कि चलते चलते हम कहाँ आ गए हैं। मैंने स्वीटी से कहा कि हम वापस चलते हैं। तब कहने लगी, तुम डर रहे हो क्या? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना साथ में। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन सी जगह है और क्या है। ऐसा करते हैं। चलते चलते हम काफ़ी दूर निकल गए। शाम भी ढलने लगी थी और हम काफ़ी थक भी गए थे। मैंने स्वीटी से कहा कि स्वीटी, अब और आगे नहीं चल सकते, हम रास्ता भटक सकते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी, ठीक है बाबा, ओके चलते हैं। और सच में ही हम रास्ता भटक चुके थे। शाम और ज़्यादा गहरी हो गई थी। ठंड बढ़ने लगी थी। दोपहर में धूप थी तो उस वजह से हमने मोटे कपड़े भी नहीं पहने थे। हम दोनों थर थर काँपने लगे थे। अंधेरा बढ़ चुका था और ठंडी बढ़ चुकी थी। चलते चलते सर्दी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही रुकते थे ठंड से शरीर काँपने लग रहा था। अब तो स्वीटी भी थक चुकी थी। वह एक जगह बैठ गई और परेशान सी होने लगी। कहने लगी, तुमने सही कहा था, हमें वापस चल लेना चाहिए था। अंधेरा होने वाला था, उसके बावजूद मैंने तुम्हें चलने के लिए कहा। अब हम इस रास्ते में कैसे बाहर निकल पाएंगे? कहीं हम पूरी रात बाहर इस तरह से भटकते रहे तो ठंड के मारे मर ही ना जाएं। घबराहट में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने भी मेरे दोनों हाथों को मजबूती से थाम लिया। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। आसपास कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। इतनी खतरनाक और पहाड़ी इलाके में रात के अंधेरे में चलना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन तभी अंधेरे में हमें एक रोशनी दिखाई दी। लेकिन डर था कि हम उस रोशनी तक पहुंच पाएंगे या नहीं। कहीं बीच में कोई खाई या पहाड़ तो नहीं मिल जाएगा। तब हमने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उस रास्ते की तरफ बढ़ चले। अब स्वीटी घबराने लगी थी। कहने लगी, सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में आ गए। मैंने कहा, स्वीटी ऐसी बातें मत करो, कोई बात नहीं, और इसे ही तो हम एडवेंचर कहते हैं ना, यही तो हम दोनों को चाहिए था ना। उसने कहा, लेकिन हमारी जान पर बनाई है। मैंने उसे समझाया कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की क्या बात है। जब हम उस रोशनी के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक घर था, बहुत ही पुराना सा घर। जब हम उस घर के अंदर पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ी औरत हम थी। हमने उन्हें देखकर सारी कहानी बताई और कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं। उस औरत ने हमें अंदर बुलाया और बैठने को कहा। हमने कहा, हम यहाँ रात गुजारना चाहते हैं। इस पर उसने कोई एतराज़ नहीं जताया, जबकि उसने हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त किया। हमने उसे पैसे देने का वादा किया और इस बात से वह बहुत खुश भी हो गई। शायद ये लोग यही चाहते हैं कि कुछ इस तरह के टूरिस्ट आए और उससे उनको काफ़ी इनकम हो सके। उस औरत ने हमारे लिए खाना बनाया और कहने लगी, ये तुम्हारे शहर जैसा खाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारा पेट ज़रूर भर जाएगा। हमने उससे कहा कि खाना बहुत अच्छा है, ऐसे टाइम पर हमें खाना मिल रहा है, यही बहुत है। उसके बाद उसने हमें सोने के लिए एक कमरा दिया और साथ ही एक रज़ाई भी दी। अब पहले की तरह कमरा तो एक था, लेकिन अब रज़ाई एक एक थी। हमने उस औरत का धन्यवाद किया, उसे कुछ पैसे पकड़ा दिए और कहा कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ अपने पहाड़ों में कितनी मुसीबत झेलते हो, हम जैसे टूरिस्ट की मदद करते हो। उसके बाद हम दोनों कमरे में जाकर बेड पर बैठ गए। इस घर में रूम हीटर तो नहीं था, लेकिन उस औरत ने बाहर आग जलाई थी। हम जाकर कुछ देर वहाँ बैठकर उस औरत से बातें करने लगे। मुझे सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि स्वीटी मेरे साथ थी और आज से पहले मैंने ऐसा सफ़र एक्सपीरियंस नहीं किया था। अंदर एक रोमांस की फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हम कमरे में गए। उसके बाद स्वीटी मुझे अजीब नज़र से देख रही थी, शायद मुझसे कहना चाह रही थी कि कमरे में एक ही रज़ाई है। तब मैंने उससे कहा, स्वीटी, हम लोग बच गए, हमारी जान बच गई, इतना ही काफ़ी है। मुझे लग रहा है तुम्हें घबराहट हो रही है। अब तुम्हें किस बात की घबराहट है? इतना कहना था कि वह एकदम से आकर मेरे सीने से लिपट गई। कहने लगी, आई एम सॉरी दीपक, मैंने तुम्हें इस तरह की मुसीबत में डाला। तुम अपने घर में अकेले तो नहीं होगे, तुम्हारे भी माँ बाप होंगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाती। मैंने उसे अपने आप से अलग किया और कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
पापा मेरे 2 साल पहले गुजर चुके हैं और मैं दिल्ली में अकेला रहता हूँ और वहीं पर नौकरी करता हूँ। माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर चुकी थी। जो दोस्त हैं उनकी सबकी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में भी बहुत अकेला हूँ। ना ही मेरी अभी तक शादी हुई है और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये ट्रिप बनाया है, पर मेरे साथ कोई नहीं था। जब मैंने तुम्हारा मैसेज देखा तो मैं बहुत खुश हो गया था कि मुझे कोई साथी मिल गया है। मेरी बातें सुनकर वह एकदम से चुप हो गई और मेरे सामने ही बेड पर बैठ गई। कुछ ही देर में उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बड़ा अजीब लगा, ना जाने क्यों वह मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उसके चेहरे पर उसके बालों को हटाया और उसके कान के पीछे किया। पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या मुझसे डर लग रहा है? तब वह रोते रोते कहने लगी, दीपक, मेरी भी यही कहानी है। मैं भी अपनी ज़िंदगी में अकेली हूँ। मेरे माँ बाप का बचपन में एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मेरी नानी ने मुझे पाला और वह भी 2 साल पहले गुजर चुकी है। उसके बाद से मैं यहाँ दिल्ली में नौकरी करने आई हूँ और अपना खर्चा खुद झेलती हूँ और अकेली रहती हूँ। मेरी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर मैं कमाना छोड़ दूँ तो मुझे कोई खिलाने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे ताकि मैं कोई ट्रिप प्लान कर सकूँ और अपनी सूनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून और अपनी इच्छा पूरी कर सकूँ। और जब तुम मुझे सोशल मीडिया पर मिले तो सोचा किसी के साथ जाने से मेरा पैसा डिवाइड हो जाएगा और मेरा खर्चा ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ आने पर पैसे ज़्यादा खर्च हो गए हैं। मैं तो एकदम से गिन कर पैसे लाई थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने उससे कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ और महीने के 2 लाख कमाता हूँ। मेरे पास तो खर्चे करने वाला भी कोई नहीं है। अकेला रहता हूँ। हम दोनों ही थक चुके थे। बातें करते करते हम दोनों लेट गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं स्वीटी के बारे में सोच रहा था कि बेचारी कितनी अकेली है और शायद सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो और अपने जीवन के लम्हों को डालना उसका कोई शौक़ नहीं है। इस सब की वजह से अब मुझे समझ आ रही थी। उसके अकेलेपन को मैं महसूस कर पा रहा था, क्योंकि मैं भी ज़िंदगी में अकेला था। मैं उसके थोड़ा करीब गया तो वह थोड़ा घबरा गई। मैंने उसके मुँह पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और न जाने कब मैंने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। उसने एकदम से मुझे पीछे धकेल दिया। कहने लगी, क्या कर रहे हो? मैंने उससे कहा, तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई है। यह जानती है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? उसकी आंखों में आंसू थे और वह भी घबरा कर मेरे सीने से चिपक गई। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं स्वीटी को ढेर सारा प्यार करूं, उसकी तन्हाई को दूर कर दूं। मैं उसके माथे पर किस करने लगा, उसकी गर्दन को चूमने लगा। लड़की की सांसें गर्म होने लगी थी। इसके बाद मैं तुरंत पीछे हट गया। मैं लड़की के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। मैंने रजाई ली और मैं सो गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि पीछे आकर वह मेरी कमर से बिल्कुल चिपक गई है, जैसे घबराई हुई लड़की होती है। तभी मुझे महसूस हुआ कि उसका जिस्म बिल्कुल खाली था। उसने अपनी टी-शर्ट तक उतार दी थी। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी थी। उसने मेरे हाथ को अपने नरम पेट पर रख दिया। मुझे भी उसका टच अच्छा महसूस होने लगा। इस उम्र में मुझे मेरी साथी मिल गई थी। कहने लगी, दीपक, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। और फिर इन ठंडी वादियों ने मेरे मन में तूफ़ान मचने लगा। उसने खींचकर मेरा मुँह अपनी तरफ किया और मुझे अपने सीने से चिपका लिया और कहने लगी, मुझे आज अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो दो। मैं उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा। मोहब्बत करने की हालत में भी मैं अपनी हदें जानता था। अगले दिन सुबह उठे तो उस औरत ने हम लोगों के लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया था। नाश्ता तैयार करने के बाद उस औरत को हमने कुछ पैसे भी दिए। वह औरत बहुत खुश हुई और हमें आशीर्वाद भी दिया। हमें हमें उसने आगे का रास्ता भी दिखाया और जल्दी ही हम एक प्रॉपर रास्ते पर पहुंच गए। इस एडवेंचर ने हम दोनों को बहुत करीब ला दिया था। मैं बस यही सब सोच रहा था कि स्वीटी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट ज़िंदगी भर देखना चाहता हूँ। हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों को घूमने का शौक़ है। हम दोनों ही अनाथ हैं और दोनों ही अकेले हैं। तो क्यों ना फिर हम दोनों एक हो जाएं। उसने कहा, क्या तुम मुझे प्रपोज़ कर रहे हो? मैंने भी तुरंत हामी भर दी कि हाँ, मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ। पर डायलॉग थोड़ा लंबा है, पर मैं सीधे सीधे भाषा में कहता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। फिर मुस्कुराकर उसने भी मुझसे कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ और तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। और इस तरह से हमारा एडवेंचर हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर बन गया और हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। तो कैसी लगी छोटी सी लव स्टोरी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।